हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमो हब यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दैट इज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक को मतलब प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। और आज का भी लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग हर एक लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। आप लोग को मस्ट, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप प्रीवियस ईयर देख लेना, आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं टुडे लेक्चर में। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको देखेंगे। उसका मेजरमेंट, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, पॉलिंग हो गया, मोलिकन्स हो गया, कैसे कैसे फॉर्मूला दिए उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या क्या एप्लीकेशन है। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट पूरा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वैलेंसी, कैसे वैलेंसी क्या होता है, क्या ट्रेंड्स होता है, ये सब देखेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, आप लोग बीएससी एमएससी कुछ भी कर लेना, लेकिन आप लोग को ये बेसिक चीज़ें ना हमेशा लगती है। आप आईआईटी में जाओगे, कहीं पे जाओगे ना, ये बेसिक चीज़ें आप लोग को हमेशा लगेगी अगर आप केमिस्ट्री से जुड़े रहोगे। तो ये सब चीज़ें अगर आज ही क्लियर कर लेते हो और एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना, कंप्लीट देखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ये हमारा लास्ट रहेगा टॉपिक और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। एक एटम का प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक एटम का क्या होता है, हर एक एटम जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है या एक कोवैलेंट कंपाउंड जो भी फॉर्म करता है, ठीक है, एक एटम का जो टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी मतलब उसके पास पावर होता है कि जो जो शेयरिंग होता है। देखो, दो इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनते हैं अभी फिलहाल के लिए। आप आगे जब एडवांस लेवल में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स बता देगा। ठीक है, तो आप बात की बात है, पहले आज समझो कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या मैंने बोला अभी, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वहीं पे हो रहा है कि सिंपल सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले डिफिनेशन समझते हैं फिर उसका एग्जांपल देखते हैं। क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या इसका मतलब है कि ए और बी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ ए, और यहाँ पे इन लोग ने शेयर किया एक सिंगल सा बॉन्ड बनाया ए बी। ठीक है, इनका जो शेयरिंग था यहाँ पे है और यहाँ पे इनिशियल स्टेज में। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब ऐसा बीच में रहेगा, इसने भी आधा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इक्वल शेयरिंग का। बट अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है, मतलब ज़्यादा है। उसका मतलब क्या, कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं बात कर रहा हूँ इन शेयर्ड पेयर, ये पेयर में है ना, दो के पेयर में, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हीं की बात हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अगर ये बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बी क्या करेगा, सिंपल सा बात है, पी अपनी तरफ इन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सिंपल सा यही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यही बोलता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा आपको, मतलब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बीच में थे, यहाँ पे अभी इस बी के साइड ज्यादा है। ठीक है, बी के साइड ज्यादा है, इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपको समझा होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ, मतलब एनिमेशन साथ देखते हैं और उसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, चलो लेट अस कंसीडर अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल H2 एंड HF। H2 लेना है, H2 में आप अब देखोगे दोनों सेम है, HH, दोनों का नेचर भी सेम है। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हो तो आएगा जीरो, क्योंकि HH दोनों एक ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो जीरो आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है तो हमारा शेयर होगा कहीं नहीं, एकदम बीच में रहेगा। जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा एकदम बीचों बीच रहेगा, ना H खींचेगा ना दूसरा H खींचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर बोले तो जिसमें पोलैरिटी ना हो, जिसमें प्लस माइनस जनरेट चार्ज ना हो। अब देख इसमें क्या जनरेट होगा, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस, एकदम इक्वल शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं नॉन पोलर। हमने पहले भी देख चुका है इसको। ठीक है ना, अब हम लोग लेते हैं एच एफ मॉलिक्यूल का। एच एफ में क्या होगा, आपको पता है केमिस्ट्री आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता है कि फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी आप ये तो जानते हो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको ये पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरा रीजन के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इनिशियल स्टेज में दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
अब क्या होगा, अगर हमें पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो उससे क्या होगा, जो फ्लोरीन पे है उस पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, और जो एच पे आएगा उस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। आप ये समझो कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखते हैं उस पे माइनस आता है, और जहाँ पे डिफिशियंट होगा वहाँ प्लस आएगा। सिंपल से ये बात है, ठीक। आपने समझा, एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एफ की तरफ ज़्यादा गया है, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट हुआ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इसी को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। इससे क्या होगा, द वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज इज पॉलिंग स्केल। हम लोग पॉलिंग स्केल से एक मतलब मोस्ट वाइडली, मतलब दो दो स्केल होता है, पॉलिंग स्केल, मुल्किन स्केल, जो भी होता है, बट हम लोग मेनली पॉलिंग स्केल को ही प्रेफर करते हैं। उससे ही हम लोग देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका क्या ज़्यादा है, कम है, ये सब, ठीक है। चलो इतना समझा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या क्या होते हैं, देखो आपको अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ आपको बताया पॉलिंग, एक कॉलिंग स्किल, एक लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन केमिस्ट है, 1920 में एक स्केल बताया था, और उन्होंने क्या बोला था कि जो फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव उनका 4.0 होता है। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ठीक है। उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फ्लोरीन हैज ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहे हैं, भाई साहब इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है। अगर एटम है, फ्लोरीन एटम है, उसमें क्या है, एक फ्लोरीन एटम में क्या क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। एक मैं आपको पहले एक बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। एक फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। एक एटम में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी सब होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे नीचे न्यूक्लियस, मतलब बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये बॉन्ड बनाए किसी अपने ही फ्लोरीन से, अगर या कोई एच से बना है, ठीक है, सपोज ये एच है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये कौन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कौन डोमिनेट करेगा, ये प्लस ही तो करेगा, ये न्यूक्लियस। तो वही है, ठीक है। मतलब सब कुछ खेला यहाँ पे प्लस न्यूक्लियस की वजह हो रहा है, न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो वही बोला है, फ्लोरीन हैज ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। आपको समझेगा क्यों ग्रेटेस्ट है, इसका भी रीजन आपको समझाएगा कि स्मॉल साइज होता है, सब कुछ होगा, आपको समझेगा भी, ठीक है। टाइम आने दो उसके लिए। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक आपने देखा कि जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी देखा कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फ्लोरीन का 4.0। अगर आप बोलोगे सर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आपको बोलूँगा ऑक्सीजन। थर्ड में बोलूँगा तो नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग सिमिलर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता इक्वल, बट उन लोग को एग्जैक्ट ऐसा मानते हैं कि फ्लोरीन मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग सिमिलर होता है, ठीक। तो वही है, मतलब आपको सेकेंड मोस्ट बोला जाए तो ऑक्सीजन होता है, फर्स्ट सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया था कि एक सिंपल सा, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन फ्री स्टेट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से इस डेफिनेशन को देख रहे हो तो आपको समझेगा यहाँ पे कि मैं जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सा वहाँ पे कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि इस एटम का वहाँ पे कोई बॉन्डेड नहीं है, कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रहा है। वहाँ पे सिंपल से ये बात हो रहा है कि एक एटम है, उसके पास कितना एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट कर ले। बाहर से हम कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, तो अट्रैक्ट करने का एफिनिटी है कि नहीं उसके पास। तो वही बोल रहा है, इट इज द कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एक मिनट, यहाँ पे हूँ, ठीक है। इट इज द कैपेबिलिटीज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, किसकी बात हो रहा है, आइसोलेटेड एटम इन फ्री स्टेट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा है। बट जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग बॉन्डेड एटम की बात करते हैं। सिंपल सा टेंडेंसी यहाँ पे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम मतलब कोई HCl हो गया, कोई HBr हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक बॉन्डेड एटम, एक बॉन्ड बना के रखे हैं, वही हो रहा है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपको समझा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एक सिंपल सा आइसोलेटेड एटम का सिंपल सा कैपेबिलिटी है कि कितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसमें हम लोग जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कितना एनर्जी रिलीज होगा। जैसा हम लोग देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हम लोग डिटेल में देखे थे, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक सब। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर उसको देख सकते हो, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा था कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होता है।
बट क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैंने आपको बोला कि सपोज़ मैंने बोला कि आपको कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? बट मैं इसके साथ सपोज़ मैं एफ लगा दूँ या ऑक्सीजन लगा दूँ, क्या ये फिर इस ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा? नहीं, अभी तो फ्लोरीन हो गया। मतलब ये चेंज होता रहता है। क्लोरीन किसके साथ जुड़ा है ये डिपेंड करता है कि इसका क्या नेचर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, कम है कि ज़्यादा ये डिपेंड करता है कौन से एटम के साथ जुड़ा है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू, ठीक है? नाउ इसका क्या होता है वेरिएशन इज नॉट रेगुलर इन पीरियड और ग्रुप। हमने देखा ग्रुप 13 ग्रुप 14 में कैसे इसका वेरिएशन और पीरियोडिक टेबल में इसका बहुत जिगजैग फॉर्म का है कि मतलब हाफ फिल्ड मोर स्टेबल फुल फिल्ड मोर स्टेबल न्यूबल गैस का अलग था। मतलब एक वेरिएशन एक सिस्टमेटिक नहीं था। बट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो तो इसका जो पीरियड मतलब जो वेरिएशन है वो एकदम सिमिलर है। मतलब अगर डिक्रीज हो तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। कोई इसमें ऐसा नहीं कि रैंडम होगा, सब सिस्टमैटिक है। तो वही बोला है वेरिएशन इज ऑलमोस्ट रेगुलर इन पीरियड और ए ग्रुप। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रहा है, ठीक है। नाउ आपने समझा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या-क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? ना ये सब देखो पीरियोडिक टेबल सीखना है तो मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया कि एटॉमिक साइज़, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका हो गया शिल्डिंग इफेक्ट। ये 3 ही जो ऐसे पैरामीटर इसके इर्द-गिर्द पूरा पीरियोडिक टेबल आपका घूमेगा, ठीक है? चलो इसको भी देख लेते हैं। अब आपको पूरा पता चल गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन सब आपने पढ़ लिया तो आपको इसको भी समझने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या-क्या फैक्टर्स होता है? सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। क्या है इसमें? अच्छा आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ फिर इसके बाद हम लोग बताते हैं। कॉमन सेंस ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? आप बताना पहले सोच लेना, ठीक है? अब आप जब सोचोगे तो आप ये पाओगे कि भाई साहब जब हमारा एटॉमिक रेडियस छोटा होगा मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि हमारा पास में रहेगा अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज पास में है तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब सिंपल सा हमें इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन खींचना है ना तो हमारे न्यूक्लियस का एकदम छोटा साइज होना चाहिए। अगर छोटा होगा तभी तो हमारा जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक प्लस है, यहाँ पे एक एटम ये है, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ सपोज़ ये बॉन्डेड एटम है, आप किसी के साथ जोड़ दो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे अब मैंने आपको बोला कि चलो एक एटम ये है, आप ध्यान से अपने आप बता दोगे इसको, ठीक है? अब ये है। कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा कोई भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ़ साइज़ का रिलेशन बताना चाहता हूँ इस बार कि आप खुद से समझो तो आपको कोई मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सिंपल। अब हाँ बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है, यहाँ पे सपोज़ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये एटम सपोज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, मैं मान रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा है इसके कंपेयर में ये ज़्यादा है, ठीक है? अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचेगा, तो कौन से ईज़िली खींच पाएगा? मतलब इन दोनों में कंपेयर करो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि ये वाला? तो आप बोलोगे यार ये तो सिंपल सी बात है। न्यूक्लियस यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, डिस्टेंस कम है तो ये अच्छे से खींच पाएगा। अब ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो कितना दूर है मतलब इसके कंपेयर में दूर है ना, तो ये तो थोड़ा कम खींच पाएगा मतलब पावर इसके पास कम रहेगा क्योंकि भाई इतना तो है नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं और हम मतलब कहीं पे भी कुछ भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो जैसे हम जहाँ पे प्रेज़ेंट रहते हैं, वहाँ पे हमारा इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है। आस-पास वालों को इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है कि हाँ, मैं हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बोल दो कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। दिल्ली का मेरा इफ़ेक्ट क्या होगा? मैं तो दूर हूँ ना उससे, सिंपल सा वही है कि भाई साहब जितना डिस्टेंस कम रहता है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट मतलब एटॉमिक रेडियस कंक्लूज़न निकाला जाए तो एटॉमिक रेडियस हमारा छोटा होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। इतना समझा? चलो आप ये भी समझ जाओगे फ्लोरीन को हम लोग हाईएस्ट बोलते हैं, वो भी आप समझ जाओगे, ठीक है? तो चलो हमने ये देख लिया, अब सिंपल सा पढ़ना है हमें। एज़ द एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ेज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ेज़ हमने ये भी देखा। फ्लोरीन में देखो 4.0 होता है, ये वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है? और क्लोरीन का 3.0 होता है। आपने देखा साइज़ हम लोग बढ़ाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रहा है। चलो, ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़, 1 अपॉन एटॉमिक साइज़, ठीक है? अब आप कभी मत रटना कि ये क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है। मैंने आपको हर एक लेक्चर से मतलब फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने ये मना किया हूँ कि रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक-एक चीज़ को समझना है विथ एक्सप्लेनेशन। आपको जो भी चीज़ नहीं अगर समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आप कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं फिर से उस पे वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उतना हमें अच्छा लगेगा।
हमें कोई रटवाने की जरूरत नहीं, रटने के लिए आपके पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे बुक होते हैं, बहुत सारे वीडियो होते हैं, बट हमारा मेन यही मतलब ये एम है कि आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट से ही पूरे प्रॉब्लम होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं कब क्या पूछ दे, लेकिन आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो कुछ भी पूछने दो यार। इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, आने दो, कुछ भी तैयार रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सिंपल सा हमने बोला था कि अलोंग द पीरियड हमारा साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यही तो पढ़ा था। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो कुछ भी लॉजिक नहीं, अगर आपको एटॉमिक रेडियस का फंडा क्लियर है ना, आप कुछ भी कर लोगे। आपको पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड हमारा एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। सिंपल सा। अब इसने वही किया, न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में बताया कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आपको पता है, तो ये भी हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है बहुत सिंपल है। अब ये बताओ मुझे, ठीक है, केटायन हमें हमें देखो, हमें क्या अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन जो कि होता है माइनस चार्ज। तो हमें कौन सा हमें यहाँ पे प्लस होना चाहिए या हमें यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई साहब, मतलब सर कुछ भी बोलो, आप ये बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे चीज प्लस, तो इसको अट्रैक्ट कर सके। अब माइनस माइनस लगाओगे तब तो रिपल्सन होगा, मतलब एक कॉमन लेमैन की भाषा बता रहा हूँ कि माइनस माइनस तो रिपेल करेगा, तो उतना मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा प्लस मतलब केटायन ये बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, समझ रहे हो बात को। क्योंकि ये प्लस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। बट यही आप कर दो, माइनस चार्ज बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन तो सबसे बेकार हो जाएगा, समझे बात को। इसलिए यहाँ पे देखो न्यूट्रल एटम सबसे ज़्यादा, फिर माइनस, उससे ज़्यादा, फिर उससे। देखा आपने, कुछ भी समझ, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत, सब कॉन्सेप्ट पे। मतलब आपने देखा कि M3 प्लस का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे देखा है तो M3 माइनस का सबसे कम है, सिंपल से ये बात है। चलो इसको हटा देते हैं। नाउ हायर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला है, हायर इज द, हमने देखा जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा कि हायर इज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लोअर बोला है। हमने ये भी देखा लोअर क्यों, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करते हैं, तो स्टेट लोअर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो ओवरऑल भी अब कुछ भी नहीं है, केटायन का सबसे ज्यादा होगा, केटायन में सबसे ज्यादा जिसका चार्ज होगा उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एनायन में जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कोई इसमें याद करने नहीं। रीजन ये बता रहे कि एज द इलेक्ट्रॉन लॉस जेड स्टार कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। चलो लास्ट पार्ट है शिल्डिंग इफेक्ट। आप अगर आपको शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, कोई भी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनऑर्गेनिक सब लोग यही बोलते हैं कि रट्टा बहुत मारना पड़ता है, एक्सेप्शन बहुत है। क्योंकि वही वही लोग बोलेंगे क्योंकि जिनके पास ये है कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है समझाने के लिए, सफिशिएंट मतलब वो पढ़ते नहीं अपने मतलब इसको। तो आप अगर लॉजिक के साथ जाओगे, कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे, आपको कुछ भी रट्टा मारने की नहीं, सबका एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझोगे, ठीक है। तो केमो हब पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस और ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये प्लस, और ये अट्रैक्शन करना चाहते हैं, मतलब अट्रैक्ट करता है भाई, प्लस है तो माइनस अट्रैक्ट ही करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे करता है, लेकिन ये भी तो इससे भी तो करेगा। लेकिन क्या करता है, जितना होना चाहिए था, जितना प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है भाई सब माइनस है। क्या इसको आने देंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि सेम नेचर है, सेम नेचर हो गया तो इसको इलेक्ट्रो माइनस माइनस रिपेल करेंगे, तो इसको अंदर नहीं आने देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारे किस हिसाब से लग रहा है, ये हमारे शिल्ड कर रहे हैं। किसको शिल्ड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को शिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हो रहा है, ये हमारे क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है। अब शिल्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, अच्छा बताओ बताओ, जितना ज्यादा शिल्डिंग होगा, जितना ज्यादा ध्यान से सुना, जितना ज्यादा शिल्डिंग होगा उतना ही तो इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, मतलब पावर कम होगा न्यूक्लियस का, समझ रहे हो बात को। शिल्डिंग ज्यादा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो न्यूक्लियस का पावर कम। न्यूक्लियस का पावर मतलब कि कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये खींच ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। अगर हमारा ये बोल दो कि शिल्डिंग पुअर है, शिल्डिंग पुअर मतलब ऐसे एफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शिल्डिंग होता है मतलब लो होता है, ठीक है। अगर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो ये माइनस और ये आराम से अट्रैक्शन कर सकते हैं, ये उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना रोक नहीं पाएंगे, समझा आपको। चलो इससे क्या हमें देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने देखा है आउटर मोस्ट ऐसा। अब क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है,
विद द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर न्यूक्लियस उतना पावरफुल नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन डिफाइन करता है, भाई न्यूक्लियस से तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस हमारा पहुंच ही नहीं पा रहा है, उन लोग ढक के रख ले रहे हैं बाहर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नॉर्मल सी चीज है, डिक्रीज होगा। तो ये बोल रहा है विद द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। चलो, समझा आपको, यहाँ तक समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं सब प्रॉपर्टी ये सब देख ले। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड के बारे में, अक्रॉस द पीरियड क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है, ये सब अब बताओगे। सबसे पहले ना आप, मैं आपको बताता हूँ, एज अ सर, एज अ ट्यूटर, एज अ कुछ भी आप फ्रेंड्स बोलो, कुछ भी बोलो, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एटॉमिक रेडियस को सबसे पकड़ लेना। एटॉमिक रेडियस का क्या मैटर है, उससे आप आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सब खेल ना एटॉमिक साइज का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये आपको मैंने बता लिया, लेफ्ट साइड होता है, ये राइट से, आपको सबको पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लेफ्ट साइड यहाँ पे, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाता है हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मैंने एटॉमिक साइज पढ़ लिया गलती से, यहाँ पे कर एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 7 8 9 10, मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, अच्छा आपको समझा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बार बार बोल लो क्या ही है, सिंपल सा कुछ नहीं है यार। ये देखो, हमने अगर सपोज कर लिया कि हमारा एक एफ मतलब 2p और मतलब सेकंड पीरियड का ये है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर ये बेरिलियम का हो गया, बोरॉन का हो गया, तो हम क्या करेंगे, इतना हमारा ये ऑर्बिटल फिक्स रहेगा, ठीक है। ये फिक्स रहेगा, हमें ना इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन मारेंगे तो इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। अगर आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे इसी सेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, प्रोटॉन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सेल नहीं बढ़ा रहे, तो इससे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं रहे, सिंपल सा उसी में हमारा प्रोटॉन बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, ठीक है। उससे क्या हमारा न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है और इस साइज को डिक्रीज करता है, खींच लेता है इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए बोलते हैं कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होता है, समझा आपको। मैं बोला एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। लॉजिक समझा आपको, क्या में किस लिए होता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, अभी देखा हमने रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एटॉमिक एटम है पीरियड 2 का, पीरियड 3 का। अब यहाँ पे देखना फ्लोरीन का 4.0 मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड 3 का देखना, ये सिंपल सा आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है कि कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ता है, पीरियड में बढ़ता है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख रहे हैं लिथियम 1.0 है, 1.5 मतलब 0.5 आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है, क्लोरीन को लेना है 4, उसके बाद 3.5 माइनस करना है। अभी आपको देखना है कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0, मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब पीरियड नंबर 3 में देखते हैं, पीरियड नंबर 3 में देखो 0.9 है, फिर 12 1.2 है, फिर 1.5 है, मतलब 3 का टेबल ऐसे नहीं है, 3 3 9 4 12 15 18 21, यहाँ तक मतलब 3 का टेबल ऐसे जा रहा है, और देखो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा नहीं कि कहीं डिक्रीज का इंक्रीज, कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने बोला था रेगुलर है, इसका वेरिएशन जो होता है रेगुलर होता है, मतलब फिक्स रहता है, ठीक है। ये हो गया। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, ये भी समझा हमने। डाउन द ग्रुप, सिंपल सा, डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जैसे हम लोग नीचे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा। चलो यही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। आपको ये भी मैं एक टिप्स देता हूँ कि जब भी आप पीरियड में देखना तो न्यूक्लियर चार्ज को देखना, जब भी आप ग्रुप में देखना मतलब टॉप टू बॉटम देखना तो आपको वहाँ पे एटॉमिक रेडियस को देखना है या आयनिक रेडियस को देखना है, ठीक है। आपको एटॉमिक रेडियस को वहाँ पे देख ज़्यादा डोमिनेट करता है वहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे जैसे साइज बढ़ेगा टॉप, मतलब अगर मेरा यहाँ पे लिथियम का साइज इतना है तो हमारा जो सीजियम है साइज इतना हो गया, तो भाई साहब साइज तो हमारा बड़ा हो गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो गया, समझा इसका। अब देखो ये पीरियड का बता रहे हैं, लिथियम का 1.0 होता है, कंटिन्यूस डिक्रीज होगा 0.9 0.8 0.8 0.7, ठीक है। ऐसे एटॉमिक नंबर 17 का फ्लोरीन देखना, थ्री, यहाँ पे फ्लोरीन का 4.0 होता है, फिर क्लोरीन का 3.0 होता है, 2.8 2.5 2.2, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटिन्यूस डिक्रीज होता है। यहाँ पे बता रहे इलेक्ट्रॉन पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है, सब आपको लॉजिक पता है। अब ये बताओ अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा कम होगा। अब मुझे यहाँ बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज अल्कली मेटल ये होता है, ठीक है, अल्कली मेटल। अब यहाँ पे बताओ ये जो है
इसका छोटा होगा, यहाँ पे मतलब स्मॉल इसका वैल्यू होगा, और यहाँ पे जैसे जैसे इस साइड जा रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब इसका सबसे कम होगा और यहाँ पे इस साइड वाले का सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पता चला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यूस ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे वो यहाँ पे अगर 0.9 होता, मैं एग्जाम्पल 0.9 होगा, ये कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 0.7 होगा, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 0.7 होगा। तो मुझे बताओ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा पूरे पीरियोडिक टेबल? भाई साहब सीजीएम का होगा। अब आप बोलोगे सर फ्रेंचनेम तो है, फ्रेंचनेम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका स्टडी नहीं करते हम लोग, ठीक है, पीरियोडिक केमिस्ट्री में हम लोग उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का स्टडी नहीं करते, इसलिए हम लोग सीजीएम को ही ये लेते हैं, मतलब सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बोल रहा है अल्कली मेटल लार्जेस्ट साइज होता है इसलिए इसका मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। हैलोजन का हमने देखा स्मॉलेस्ट साइज होता है इसलिए इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इनर्ट गैस हमें पता है भाई साहब, इनको कोई मतलब नहीं, ये लोग संत लोग हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कुछ चाहिए, तो इन लोग का जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। नाउ अब ये तो देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है, ये सब देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट करेंगे। दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक पॉलिंग वाले बताते हैं, एक मोलिकुलर स्केल वाले बताते हैं। दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बोल दिया फ्लोरीन का 4.0 होता है, कुछ कुछ का आपको याद करना है, बाकी आपको कोई वैल्यू निकाल के नहीं देना है, ठीक है। नाउ फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट, हमें पता है। पॉलिंग असाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, मतलब पॉलिंग जो स्केल बनाया था वो फ्लोरीन के ही रिस्पेक्ट में बना कि फ्लोरीन का अगर 4 है तो कंटिन्यूस डिक्रीज करता गया, 3.5 0.5 0.5 वो कम करता गया, ठीक है, वही है। तो पॉलिंग ने ये दिया था। अब देखना फ्लोरीन का अगर हमारा 4.0 है, आपको कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ली बी ब स न ओ, ली बी ब स न ओ फ, आगे नियॉन आता है नोबल गैस, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है फ्लोरीन का पॉलिंग ने क्या किया था, 4.0 एज्यूम किया था। उसके बाद क्या, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस 0.5 डिक्रीज करना है, 4 में से 0.5 गया तो 3.5, 3.5 में से 0.5 गया 3, फिर 2.5 2 1.5, ये ठीक है, आपको ये लिखना है। आपको ग्रुप में लिखना है, ग्रुप में क्या करना है 4, इसके बाद 3, इसका उतना ज़्यादा फिक्स नहीं है बट आपको याद करना है 4 3 2.8 2.5, 4 3 2.8 2.5, ठीक है, ये आपको हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये पॉलिंग वाले का है। अब देखो कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो पॉलिंग क्या बोला था, फ्लोरीन को 4.0 क्यों किया, मतलब एज्यूम किया था फ्लोरीन का मैक्सिमम 4.0 होता है, उसके रिस्पेक्ट में उसने किया था, ठीक है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं है 4.0, बट उसने एक एज्यूम किया कि अगर फ्लोरीन का 4 है तो उनका ऐसे ऐसे एक 3.0 2.5 ऐसे होगा, ठीक है। नाउ पॉलिंग ने फॉर्मूला दिया था एक्स ए माइनस एक्स बी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल्स टू 0.208, मतलब 0.2, ठीक है, 0.208 रूट ओवर में डेल्टा ई। आप बोलोगे कितना सिंपल फॉर्मूला है, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 0.208 रूट ओवर में डेल्टा ई। लेकिन डेल्टा ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा ई का एक अलग फॉर्मूला है, वह डेल्टा ई इक्वल्स टू ई ए बी, मतलब एनर्जी होता है ई ए बी माइनस रूट ओवर ऑफ ई ए इंटू ई बी बी, मतलब ए का एनर्जी इंटू ई बी बी का एनर्जी का मल्टीप्लाई करना है और रूट में माइनस करके ऐसे करना है, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला, एक्स ए माइनस एक्स बी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इक्वल्स टू 0.208 रूट ओवर डेल्टा ई, और डेल्टा आपका क्या है ई ए बी माइनस रूट ओवर ई ए इंटू ई बी बी। मैंने आपको पहले बोला उतना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सिर्फ वैल्यू याद करना है, कैसे भी आपका वैल्यू याद होगा तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है। बट कहीं पे भी आपको अगर जे एडवांस यहाँ पे पूछ लगता है तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता है। डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। देखो एनर्जी तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी चाहिए उसको, ये सब हम लोग होते हैं ना, तो वही बोला एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। वैसे ही बी का क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका पॉलिंग वाला, यूनिट इसका है किलो कैलोरी पर मोल। अब हम लोग देखते हैं मोलिकुलर स्केल। मोलिकुलर स्केल का फॉर्मूला थोड़ा इजी है पॉलिंग से, ठीक है। क्या है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फाइंड आउट करने का तरीका, सिर्फ आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना, आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। बेटर एंड कन्वीनियंट मेथड, ठीक है। मोलिकुलर स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन पॉलिंग स्केल। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। याद मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल में अगर आपको रिलेशन बोल दिया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोलिकन स्केल मतलब एक्स, सपोज एक्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिनोट किया, तो एक्स ऑफ मोलिकन वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ पॉलिंग, यही है।
मतलब मूलिकन का जो वैल्यू होता है 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग की होता है। वही बोल रहे हैं। तो आप एक्सपी का भी अगर आपको एक्सएम वैल्यू पता है तो एक्सपी निकाल लोगे, मतलब पॉलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल लोगे। आपको रिलेशन पता चला कि एक अप्रोक्स याद करो कि एक्सएम 3 गुना होता है एक्सपी के, मतलब सॉरी एक्स मतलब एक्सएम इक्वल टू 3, मतलब 2.8 मतलब 3 भी आप मान सकते हो, या 2.8 इंटू एक्सपी। ठीक है, नाउ ये हो गया रिलेशन बिटवीन मूलिकन एंड मूलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। ठीक है, नाउ मैंने बोला यहाँ पे कि एक्सएम बराबर 2.8 एक्सपी। ठीक है, अब आप एक्सपी को वहां पे ले जाओगे। अगर आपको यहाँ पे इससे एक्सपी निकालना होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, एक्सएम अपॉन 2.8। यही तो किया यहाँ पे। ठीक है, एक्सपी इक्वल टू एक्सएम अपॉन 2.8, ये आपका वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ना इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर को डिसाइड करते हैं। आप ये बताओ, इतना तो आपको पता है मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए, एक कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज कर रहा है तो भाई साहब उसको इलेक्ट्रॉन लेने कोई है ही नहीं, मतलब उसका चाहत ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, तो तू लूज कर, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल का कम होता है तभी तो लूज कर देगा। अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है, उसको गेन करना है, तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाई होना चाहिए। ठीक है, वही बोल रहा है मेटालिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतना ही कम मेटालिक करेक्टर होगा। ठीक है, ये हो गया। नॉन मेटालिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नाउ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट करता है, कुछ भी नहीं। आपने देखा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले एग्जाम्पल वन देखते हैं। एग्जाम्पल वन में क्या है कि जैसे जैसे हमारा ये हो रहा है, मतलब देखो ना यहाँ पे आई माइनस एच एच बी आर पे, फर्स्ट वाले में देखना है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एच आई मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो होता है एच एफ का होता है, सबसे ज़्यादा एच आई का होता है। अभी आपने देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एच तो कॉमन है, ठीक है, एच तो कॉमन है, एफ सी एल बी आर आई। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डेल्टा ई एन का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे डेल्टा ई एन का डिफरेंस जो होगा वो कम आएगा। समझा आपको। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस है सपोज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पास होंगे क्योंकि प्लस माइनस है। ये ज़्यादा पास होके जो उनका ये होगा बॉन्ड लेंथ ये डिक्रीज होगा क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा डिक्रीज होगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एच एफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, इसके लिए इनका बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, एच आई में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है एज कम्पेयर टू एच एफ, सो इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ये समझा आपको। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे सी एच थ्री एच प्लस मतलब एन एन ओ ऐसे लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एफ एच में ज़्यादा होगा और सी एच थ्री एच में कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगने से बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, चलो एक्सटेंशन देखते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है डी ए बी कैसे निकालते हैं हम लोग देखा था अभी पिछले लेक्चर में, देखा था आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा जो डेल्टा ई एन है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, ये मैथमेटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो भाई साहब हमारा डी तो कम होगा ना, क्योंकि एडिशन में से कुछ तो बहुत बड़ा माइनस होगा। सपोज अगर यहाँ पे ये ए आर ए प्लस आर बी मेरा 10 था सपोज, और यहाँ पे कुछ ये मिला के हमारा इलेक्ट्रो सब कुछ मिला के यहाँ पे हमारा आ गया 9। ठीक है, ये हमारा 9 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 1 का आया। अगर बोलूँ कि यहाँ पे 10 पॉइंट, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 9.8 आया, मतलब ये वैल्यू हमारा पूरा ये वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, 9.8 आ गया, तो ये इसका डिफरेंस देखो कितना आ गया, 0.2 का आ गया। अब बताओ डी ए बी किस में ज़्यादा है, अगर मेरा ये वैल्यू कम है, डेल्टा ई एन कम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रो डी ए बी है ये 1 आ रहा है। बट अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गया नेगेटिव वाला, तो देखो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0.2 आ गया। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, यही हमारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज डेवलप्ड इंक्रीजेस। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज डेवलप इंक्रीजेस देयर बाय लीडिंग टू अ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा और रिडक्शन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का भी क्या है, सिंपल सा है, एटॉमिक रेडियस इन द डिसाइडिंग फैक्टर। जो एटॉमिक रेडियस होगा डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आप समझ सकते हो बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, अगर हमारा बॉन्ड डिस्टेंस कम है भाई। अब हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डेल्टा ई एन इसमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा तो हमने बोला एटॉमिक साइज जो होगा, मतलब एटॉमिक साइज नहीं, बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम मतलब डिक्रीज होगा तो हमारा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है। अब मुझे एक यहाँ पे आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे एक मेरा एक लकड़ी है, ठीक है, एक छोटे साइज का, और एक लकड़ी है मेरा इतना बड़ा। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको ब्रेक करना है और इसको ब्रेक करना है, तो किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लकड़ी, आप प्रैक्टिकल भी करना है, बहुत बड़ा लकड़ी लेना उसको ब्रेक करना, उसमें कम एनर्जी लगेगा। लेकिन आपको एक छोटा सा पतला सा लकड़ी है तो उसको ब्रेक करने को बोलो, तो आपको उसमें ज़्यादा ताकत लगेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा। मतलब वही बोल रहा हूँ कि जितना छोटा साइज बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। समझा आपको? यही है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। नाउ एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 में क्या है हमारा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एफ एस देखो, एफ एस में हमारा देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, एफ सी एल बी आर, ये हमारे ग्रुप की बात हो रहा था यहाँ पे। मैंने आपको पता है ग्रुप में हमेशा एटॉमिक साइज डोमिनेट करता है, ठीक है। फेस सी बी आई मतलब याद करने का तरीका है फेस सी बी आई। यहाँ पे देखो ना, हम लोग जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे तो जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ये साइज बढ़ रहा था एटॉमिक बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा से बॉन्ड एनर्जी हमारा कम होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लकड़ी होगा या तो कम एनर्जी लगेगा, ये आपको समझने का तरीका है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। समझा आपको? चलो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब जब हम लोग एक पीरियड में बात करते हैं, मतलब स न ओ फ ऐसे जाते हैं, ठीक है, एक पीरियड में जाते हैं, यही तो है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, इस साइड से क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने देखा कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। मतलब इस साइड से अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा परफेक्ट होंगे, ज़्यादा परफेक्ट होंगे मतलब ज़्यादा पास में होंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हो आप? इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्ड। दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, या तो कोवेलेंट होंगे या तो आयनिक होंगे, हमें पता है। या तो कोवेलेंट होते हैं या तो आयनिक। कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग से बनते हैं। आयनिक मतलब परफेक्ट, मतलब पूरा कंप्लीटली या तो उसके पास प्लस ही होगा या तो कंप्लीटली माइनस होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, ठीक है, आयनिक। नाउ अब हम देखते हैं, अगर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंस पे, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उस पर डिसाइड करेंगे कौन सा कोवेलेंट और कौन सा आयनिक होगा, उसके वैल्यू पे, ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आता है तो हम उसको बोलेंगे कोवेलेंट। कोवेलेंट में भी 100% कोवेलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल। नाउ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, डिफरेंस बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डेल्टा लगा है, डेल्टा नोटिस करना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 आता है तो हमारा 50% आयनिक होगा और 50% कोवेलेंट होगा। एग्जाम्पल आपका SiO2, ठीक है। और थर्ड, अगर मतलब आपको देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका 1.7 तक आता है तो कोवेलेंट आयनिक दोनों होगा। लेकिन 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 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका 1.7 से इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, 1.7 याद रखना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो हाईली आयनिक होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको मोटा मोटा याद करना है कि अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक, अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बोलो उसको, बात की बात है, ठीक है। 1.7 आपका यहाँ पे एक मिड पॉइंट की तरह काम हो रहा है, 1.7 से ज़्यादा तो आयनिक और 1.7 से कम तो आपका पोलर कोवेलेंट। इतना समझा? बट आप ये भी जानते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले परसेंट आयनिक करेक्टर देखते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है 3.5 डेल्टा ई एन ऑफ होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू डेल्टा ई एन। फॉर्मूला है, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग लॉजिक समझना बस। हैंडी उसका नाम भी था, इसने आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। नाउ आपको ये पता है, मैं आपको यही बात बताने वाला था कि कोई भी चीज़ 100% ना आयनिक होती है ना 100% कोवेलेंट होती है। केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, कोई ना चीज़ 100% आयनिक होती है ना 100% कोवेलेंट होता है। अगर आपको जीता जाता, आपको अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको फजान्स रूल करके एक टॉपिक होगा, ठीक है। फजान्स रूल हमें बताते हैं कैसे एक आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। तो वही हमारा है कि इन रियलिटी तो नो मॉलिक्यूल इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। नाउ ये हम लोग फजान्स रूल ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का वही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड, क्या क्या होते हैं ऑक्साइड, ये सब देखते हैं।
ऑक्साइड मेटल ऑक्सीजन को ही मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर 2.3 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 2.3 के इक्वल होता है तो एम्फोटेरिक, 2.3 से कम होता है तो एसिडिक, और 2.3 से ज़्यादा हो तो बेसिक। अब आपको मैंने ये भी बताया कि एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक में आपको फिर से बताता हूँ, एम्फोटेरिक ऐसा होता है जिनका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब जो एसिडिक नेचर भी दिखा है और बेसिक नेचर दिखा है उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे देखो 2.3 एक डोमिनेंट मतलब मिड पॉइंट जैसा हो रहा है, अगर 2.3 है तो एम्फोटेरिक होगा, 2.3 से कम है तो हमारा एसिडिक होगा, 2.3 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। हाइड्रोक्साइड में भी वही है, MOH मेटल और OH को मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एसिडिक और बेसिक कब होगा, जब हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा तो क्या होगा, ब्रेक होगा MO माइनस में और H प्लस में। एसिडिक है तो भाई साहब H प्लस तो देगा ही देगा, सिंपल सा है। H प्लस निकाल दो, बाकी जो बचा माइनस होगा। अब आपको बेसिक पता है तो बेसिक में क्या होता है, हमेशा OH माइनस देता है। आप OH माइनस निकाल दो, बाकी जो बचा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये लिखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो हमारा अगर सिंपल सा ये याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वही है कि XO माइनस XM, ठीक है। यहाँ पे क्या है O माइनस H, ठीक है, या तब ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 से कम है, मैं आपको ये पहले ही बताता हूँ, ये सब जो वैल्यू आपको एक नॉलेज को इनहेंस करने के लिए बताया गया है, मतलब आप हर एक चीज जानो, आपको इस पीरियोडिक टेबल से कुछ भी छूटने ना पाए, इसलिए मैं हर एक हम लोग टॉपिक लेके आए सर्च करके, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ जानते हैं इसलिए मैंने ऐड किया। आप लोग प्लीज अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना जानो, एक बार याद करोगे ना आपको याद हो जाएगा। एक टाइम 2 बार वीडियो देखो कंप्लीट तो आपको पूरा ये पीरियोडिक टेबल कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। वही बोल रहा हूँ कि 1.54 से अगर कम होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 से कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। अगर 1.4 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। समझा आपको? चलो नाउ ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। ऑक्सी एसिड में क्या है, यहाँ पे देखो H3BO3 उससे ज़्यादा H2CO3 उससे ज़्यादा HNO3, ठीक है। ये क्या बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस कैसे भाई, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब सेंट्रल एटम पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बोरॉन है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, या एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी बोलो वो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, अब मुझे बताओ बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में हम लोग अगर ऐसे जाते हैं लॉन्ग द पीरियड, तो नाइट्रोजन इस साइड आता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन कार्बन। उसके बाद कार्बन की आएगी, फिर बोरॉन की आएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है। नाउ यहाँ पे क्या है, इन ऑक्सी एसिड द एसिडिक हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द OH बॉन्ड। ये तो हमें पता है भाई साहब, ऑक्सी एसिड में जो हमारा जैसे P डबल बॉन्ड O, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, OH कुछ भी होगा और यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे OH होगा। तो जो एसिडिक नेचर होता है, अपोज यहाँ पे मैं OH हटा के H लिखता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैं अगर एक मिनट, हाँ, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखो P डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ठीक है। मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल रैंडमली उठा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। अब मैं बताऊँ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, मैं जब बात करता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन की, तो एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या, नहीं भाई साहब इसको नहीं बोलते हैं। इस हाइड्रोजन को आप एसिडिक हाइड्रोजन कभी मत बोलना। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपका OH में देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, जो OH है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर पूछा जाए इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला है एक ये वाला। और यहाँ पे अगर पूछा जाए एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 3 है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे कितने 3, समझा आपको। एसिडिक हाइड्रोजन भूल के भी इस H को मत काउंट करना कि ये भी H है तो ये भी हाइड्रोजन देगा, नहीं। जो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज द गवर्निंग फैक्टर अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वही सिंपल सी बात है भाई साहब कि हम लोग यहाँ पे भी जब चाहते हैं, मतलब नानी पापा आंसू सब बीमार, ये तरीका है, नानी पापा आंसू सब बीमार, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो along द ग्रुप में जाते हो तो हमें पता है कि along द ग्रुप में सबसे नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, और ऊपर हमारा जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है, ये तो पता है। ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा, मतलब फॉस्फोरस का देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और एसबी का बिस्मिथ का देखा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कम है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारा यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, फॉस्फोरस दिया गया है, आर्सेनिक दिया गया है, एसबी दिया गया है, मतलब आपका फॉस्फोरस आर्सेनिक ये एसबी, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब अगर जा रहे हो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसबी का अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए तो फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा, फिर आर्सेनिक का, एस का, फिर एसबी का, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अब मैंने आपको पहले बोला अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा होता है, तो उसका एसिडिक स्टेट भी ज्यादा होगा, यही यहाँ पे बताया रहा है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे साथ पूरा कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी सिंपल सा होता है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी को आप भूल नहीं सकते, हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल जो चालू हुआ था वो वैलेंसी के बेसिस पे ही ज़्यादा उन्होंने काम किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने टेबल बनाया था। तो आप समझ सकते हो वैलेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत सिंपल सी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, the valency of a representative element is usually through not necessarily equal to the number of electrons in the outermost orbital। आप ऐसा कभी मत देख लेना कि जितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका वैलेंसी होगा, ये आप गलत हो। अगर आप ये पढ़ रहे हो अभी तक तो आप उसको सही कर लेना कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही वैलेंसी नहीं होता है। वही बोल रहा है द वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स is usually equal to the number of electrons in the outermost orbital and are equal to the 8 minus the number of outermost electron। सिंपल से ये बता रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट तो उसमें से ये भी होता है कि हमें जब मतलब 4 से ज़्यादा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, 8 माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड वर्ड लिखा है कि हमें जो वैलेंसी होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बराबर होता ही होता है, और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 माइनस करने पे जो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करने पे जो आता है वो भी हमारा वैलेंसी होता है। कैसे? ग्रुप नंबर 1 2 फिर 13 14 15 16 17 18 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखें 1 3 4 5 6 7 8 ऐसे आता है, ठीक है। नाउ ये आप इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन से आपको पता चलेगा। नाउ वैलेंसी देखो 1 2 3 4, हमने आपको क्या बोला, अगर 4 के ऊपर जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 4 तक गया था, ठीक है। अगर 4 से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, लेकिन 5 लिखने के साथ हम यहाँ पे 3 भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस 5 करने पे, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखे जाए तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। 8 माइनस 6 यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है। 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 आता है। 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आता है। इसलिए यहाँ पे देखो 3 5 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0। ये हमारा वैलेंसी है, ये हमारा। आप अगर बोलते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ही उतना हमारा वैलेंसी, तो गलत है। यहाँ पे देखो 5 है, बट यहाँ पे वैलेंसी 3 भी है, 5 भी है। यहाँ पे 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 भी है, 6 भी है, ठीक है। आपको समझा वैलेंसी ना। Some periodic trends observed in the valency of element are shown in table 1। कुछ भी अगर आप नोटिस करोगे आप देखोगे लिथियम वाला हमेशा वैलेंसी 1 रखता है, ठीक है, +1, और H आपका माइनस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे +1 -1 तो आपका क्या बनेगा, LiH बनेगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे इधर जाता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, Ca कितने, इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है तो +2 लिखेंगे, और H है तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस होता है हमेशा, H-2 मत कर देना, H माइनस ही होता है। अब क्या करेंगे, ये जो -2 है, ये जो -2 को इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे और इसको माइनस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब Ca के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, Ca के साथ 1 लिखेंगे, और H के साथ हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो उसको एक सिस्टमेटिक लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मतलब परफेक्ट तरीके से CaH2। समझा आपको, ऐसे लिखते हैं। ऐसे MgO है, MgO को हमको बता देता हूँ। Mg क्या होता है, वैलेंसिस का +2 होता है, और ऑक्सीजन का होता है -2। मैंने आपको क्या बोला, ये +2 को इधर ले जाओ और इधर -2 को इधर ले जाओ। अब क्या लिखोगे, Mg2O2, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 क्या आएगा आपका, MgO, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो MgO है। ऐसे आपका B2S6Al सबका भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल सिंपल से ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, कितने बार लेफ्ट टू राइट करेंगे,
ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। हमने देखा हमारा जो वैलेंस होता है, वैलेंसी या वैलेंस जो भी है 1 to 4, मतलब 4 तक तो इंक्रीज होगा, 1 2 यहाँ तक तो इंक्रीज होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 आता है हमारा डिक्रीज होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि 1 to 4 में इंक्रीज होगा और डिक्रीजेज होगा 4 to 0 में। 4 to 0 मतलब यहाँ तक 0 होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था चार्ट में। नाउ डाउन द ग्रुप क्या होगा, द वैलेंसी रिमेंस जनरली रिमेंस कांस्टेंट, मतलब हमारा वैलेंस सेम रहता है। यहाँ पे सब ये +1 है, +1 सब +1 है, सब +1 है, यहाँ पे +1 है, +1, ठीक है। ऐसे ये ग्रुप में +2 है, ये ग्रुप में +3 है, +4 +5 जो भी है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया वैलेंस की कहानी, वैलेंसी की कहानी। अब हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये क्या झमेला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं पहले ही बोला कि आप नाम को तोड़ा करो। एक कोई पेयरिंग होगा जिसको इनर्ट किया जा रहा है, उस इनर्ट करने के कारण जो इफेक्ट लग रहा है उसी को बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। क्या है, द फिनोमिना ऑफ रिलक्टेंस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा एनएस इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट ना करे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। वही बोला फिनोमिना ऑफ रिलक्टेंस, मतलब मना होना या अलाउड नहीं होना ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं समझा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पी ब्लॉक में मिलेगा 13 to 15 वाले ग्रुप में ये मेनली पाया जाता है, ठीक है। ये क्या पाया जाता है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। 13 14 15 जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है हमारा कि आप जो यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ पे इसका क्या होता है, सपोज आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे NH2 NP1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तभी तो यहाँ पे 3 आता है, 2 + 1 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका क्या लिखते हो NH2 और NP2 आता है, इसका क्या आएगा NH2 NP3, इतना आपने लिखा। अब देखो, अब आप रिमूव करोगे एनपी इलेक्ट्रॉन को, एनपी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 13 में तो एक ही है, एक ही एनपी इलेक्ट्रॉन, पी पे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिमूवल 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा 14 वाले में 2 होगा, ये पी की बात हो रहा है एनपी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे एनपी में 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब यहाँ पे देखो रिमूविंग एनएस एंड एनपी, अब दोनों में रिमूव करना, मतलब दोनों तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोनों है, एनएस एनपी दोनों है आउटर मोस्ट में, ठीक है। अब देखो चलो 13 में क्या होगा 3 होगा, मतलब 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमूव। लेकिन क्या होता है अब यहाँ पे खेल चालू हो रहा है, खेल ये चालू होता है कंपाउंड लाइक AlCl3, मतलब आपका ग्रुप 13 में जो एल्युमिनियम है AlCl3 BCl3, मतलब जो ये वाला एंड SiO2, ये क्या करता है एग्जिस्ट, कंपाउंड लाइक AlCl3 BCl3 एंड SiO2 exist, however AlCl BCl and SiO do not exist। भाई साहब ये क्या बोल दिया, ये यहाँ बोल रहा है कि AlCl3 BCl3 SiO2 तो आपने देखा होगा, बट कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि AlCl BCl SiO, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपने जब इसी ग्रुप में सबसे नीचे जाओ, थैलियम वाले में, टीएल वाले में, लेड वाले में जाओ, तो अब क्या होगा आपका TlOH भी एग्जिस्ट करेगा, TlOH थ्राइस भी एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज PbO लेड ऑक्साइड भी, PbO भी एग्जिस्ट करेगा और PbO2 एग्जिस्ट करेगा। तो झमेला क्या है, ऊपर वाले में मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है AlCl BCl ऐसा नहीं, यहाँ पे मतलब वैलेंसी +1 ये वाला दिख रहा है, मतलब TlOH और ये सब हो रहे हैं यहाँ पे TlOH साइड, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उस पर स्टडी किया गया, स्टडी करके ये पाया गया, मतलब ये हम आपको कहानी सुनाते हैं इसका क्या हो रहा था, ठीक है। Now, this shows that upper member of the group show higher valency whereas lower member shows both lower and higher valency। मतलब यहाँ पे जो अपर मेंबर जो बोरॉन एल्यूमिनियम ये सब है, ये कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये सब क्या करते थे अपर मेंबर, मतलब +3 वाले ज़्यादा, मतलब +3 वाले यहाँ पे ज़्यादा दिखाते थे स्टेट। हायर वैलेंसी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन 4 5 दिखाते थे। बट जब हम लोग नियर जाते मतलब लोअर जाते थे, थैलियम लेड में जाते थे, तो वहाँ पे लोअर भी दिखता था हमें, हायर भी दिखता था, और ऊपर वाले में सिर्फ हायर दिखता था, मतलब जो अपर है उनका अपर ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखता था, और लोअर वाले में लोअर भी दिखता था और हायर भी दिखता था, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं नाउ, इससे क्या होगा हायर वैलेंसी अपीयर्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ NsNp। हायर वैलेंसी ऊपर वाले में दिख रहा था, क्यों अपीयर होता है, क्योंकि जब हम NS और NP दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें हायर वैलेंसी निकलेगा। भाई साहब नहीं समझे, NP से एक इलेक्ट्रॉन है तो +1 होगा, दो मतलब NP और NS से निकाला तो हमें +3, ये हायर वाला हो गया, ये लोअर हो गया। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हायर वैलेंसी अपीयर ड्यू टू रिमूवल ऑफ NsNp इलेक्ट्रॉन, where low valency appear due to removal of only NP electron।
अब कहानी समझो आप लोग। साइंटिस्ट ने ये देखा कि भाई साहब ऊपर वाले जो थे वो हायर वैलेंसी मतलब हायर ऑक्सीडेस मतलब वैलेंसी को ही प्रिफर कर रहे थे उन लोग, लेकिन लोअर वैलेंसी मतलब +1 +2 में नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, अब आपका ये हुआ कि बट लोअर वाले दिखा रहे हैं, तो कहानी क्या चल रहा है? कहानी ये चल रहा है कि कहीं न कहीं एनपी इलेक्ट्रॉन अटक रहा है या एनएस इलेक्ट्रॉन अटक रहा है। हमें लास्ट मतलब नीचे जाते-जाते हमें कहीं एनपी इलेक्ट्रॉन को न मतलब एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? अब कहानी समझते हैं। हायर वैलेंसीज़ आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन लोअर वैलेंसी एक्सेप्ट पीरियड 6। यही यहाँ पे बोल रहा है पीरियड नंबर 6 मतलब जो थैलियम लेड वाला था, हायर वैलेंसी हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर वैलेंसी। हायर वैलेंसी का मतलब 3 वाला और लोअर वैलेंसी मतलब यहाँ पे 1 की बात कर रहा है, 1 2 3 की बात कर रहा है, अब 3 4 5 की बात कर रहा है, ठीक है? वही बोल रहा है हायर वैलेंसी आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन लोअर वैलेंसी एक्सेप्ट पीरियड 6। फॉर पीरियड 6 क्या होता है? पीरियड 6 में झमेला हो रहा है ग्रुप 13 14 15 वाले का। पीरियड 6 में क्या होता है? लोअर वैलेंसी मतलब सभी ग्रुप का नहीं, सिर्फ 13 14 15 की बात हो रहा है यहाँ पे। फॉर पीरियड 6 लोअर वैलेंसी इज मोर स्टेबल देन हायर वैलेंसी। पीरियड 6 में क्या हो रहा है? लोअर वैलेंसी मतलब जैसे हम लोग बोलते थे कि 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 1 से, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे NS से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, NP से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये सबके साथ हो रहा था। लेकिन जब हम लोग पीरियड 6 में जा रहे हैं तो भाई साहब वहाँ पे तो सिर्फ 1 ही दिखा रहा है, मतलब लोअर वैलेंसी वाला ही दिखा रहा है, 3 वाला मतलब हायर वैलेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो P से ही निकल रहा है, NS वाला अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा है, NS से मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? अब ये कहानी आप समझोगे इसके बाद। कहानी यहाँ तक बढ़ गई, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। आफ्टर रिमूवल ऑफ p इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को? बात यहाँ पे ये हो रहा है जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि NH2 और NP1, ठीक है? और NH2, NP2 और NH2 NP3, ठीक है? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो लोअर अपना ये बोरॉन, एल्युमिनियम ये सब हो गया जो ऊपर थे एलिमेंट्स वाले, उन लोग तो 2 से भी इलेक्ट्रॉन निकल मतलब P से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 से भी इलेक्ट्रॉन निकल S से भी निकल रहा है। तो उनका जो वैलेंसी दिखा रहा है वो +3 दिखा रहा है, मतलब 3 दिखाएगा ना, क्योंकि इनका 1 से भी निकल रहा है और 2 से भी निकल रहा है, ठीक है? ऐसे ही इसका भी 2 2 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, ठीक है? मतलब इसका वैलेंसी देखा, इसका 3 आएगा। ये हो गया अपर वाले का। जब जैसे हम लोग पीरियड नंबर 6 में ऐसे पहुँचते हैं तो होना तो यही चाहिए कि इसका +3 भी स्टेबल मतलब इसमें +3 हो गया। बट जब हम लोग लोअर मतलब पीरियड 6 में आते हैं, जैसे थैलियम में गए, लेड में गए, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है कि हमारा सिर्फ +1 ही स्टेबल दिखा रहा है, यहाँ पे +2 ही स्टेबल दिखा रहा है। होना तो चाहिए +4 भी दिखाना चाहिए, यहाँ पे +3 भी दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, +3 नहीं दिखा पा रहा है, यहाँ पे +4 नहीं दिखा पा रहा है। तो हम लॉजिक लगाएँगे भाई साहब गड़बड़ क्या हो रहा है? गड़बड़ फिर हम लोग समझेंगे हाँ यार, ये खेल हो सकता है यहाँ पे कि जब हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारा जो पीरियड नंबर 5, समझना ध्यान से, पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6, ठीक है, ये है, उसके बीच में हम कहीं लैंथेनाइड एक्टिनोइड ला के रख देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है f ऑर्बिटल, लैंथेनाइड आपको पता है, एक्टिनाइड ये सब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है कि जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो वो शिल्ड नहीं कर पाएगा, बाहर इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक नहीं पाएगा, तो आराम से अंदर मतलब जो अपना न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच लेगा, क्योंकि पुअर शिल्डिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो जिसका साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो? साइज डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारा इसमें क्या होगा, जो s वाला ऑर्बिटल है, अब ये बताओ एस को क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल होता है, फिर डी ऑर्बिटल। मतलब हमारा जो दोनों को इफेक्ट पड़ेगा, देखो इफेक्ट तो दोनों पड़ेगा क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होने से ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा? एस को पड़ेगा, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने से इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ये अलाउ नहीं कर पाएगा, मतलब इसके पास इतना पावर नहीं रह गया कि अब ये टू दो एस से इलेक्ट्रॉन निकल पाए। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पीरियड नंबर 6 में वो सिर्फ p इलेक्ट्रॉन से ही, p ऑर्बिटल, p सबसेल से ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पे इसका वैलेंसी +1 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका वैलेंसी लेड का +2 स्टेबल होता है। समझा आपको ये कहानी? कई इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और जो यहाँ पे s जो पेयरिंग है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसी को बोलते हैं पेयर, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर और इनर्ट हो गया है। मतलब अब इनर्ट जैसा बिहेव कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहा है या केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी इफेक्ट को मतलब इसी जो पेयर को इनर्ट होने को ये बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझा आपको? बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स डिफिकल्ट। चलो, टू रिमूव द एस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हायर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू p
यहाँ पे हटा देता हूँ। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया पूरा अच्छे से, अब आप इसको रीड कर सकते हो या अंडर रीड करो, आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। वही बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द एस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हायर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दे डोंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। चलो इतना समझा आपको। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इनर्ट पेयर तो पूछेगा ही पूछेगा, उस पर प्रॉब्लम पूछ सकता है कि बताओ भाई साहब कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो आप पूरा अच्छे से कर पाओगे। आपको दिया है GeO2 बेरिलियम, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया SnO2 और यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे PbO2। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि आप सिंपल सा उसको ग्रुप लिख लो। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप जब उनका ग्रुप में लिखोगे तो ये कार्बन फैमिली के कार्बन, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती, ठीक है। अब आप देखते हो ये हमारा पीरियड नंबर 6 का है और ये आपने देखा कि ये ग्रुप का है, ठीक है, जर्मेनियम SN और PB ऐसा दिया है आपको, ठीक है। आपको क्या पूछा है, सिंपल सा आप जो पूछा गया उसी हिसाब से हो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है कि कौन सा ज्यादा होगा इन तीनों में। चलो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले क्या होता है ये समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। इतना समझा, मतलब नाम से ही पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होगा। अब दूसरा कब ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा कब ऑक्सीडाइज होगा जब दूसरे वाले से सपोज ए है और बी है, ठीक है। अब मैं बोलूँ ए मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ए मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कब बोलेंगे, जब ये ए वाला इस बी के इलेक्ट्रॉन को अपना एक्सेप्ट कर ले और खुद इलेक्ट्रॉन ये कर दे, ठीक है। मतलब अगर ये बी वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब केटायन फॉर्म होना, मतलब वही हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन था अपने पास रख लिया और बी वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझा। अब वही बात हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में समझा क्या क्या, क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली अगर इस ग्रुप का देखा जाए तो ये +4 वाला है। +4 मतलब जो इनका नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +4 का, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस होना जाए मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कम हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम हो जाए, मतलब +4 से +2 हो जाए, ठीक है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों में +2 पे ज़्यादा स्टेबल होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझा क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज दूसरे को करे और रिड्यूस हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए, मतलब जो नॉर्मल कार्बन फैमिली का देखेंगे तो +4 होता है, ठीक है, +4 होता है, खुद रिड्यूस होना है मतलब +4 से +2 आना है। अब जो कंपाउंड इन तीनों में से जो कंपाउंड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है वही हमारा मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो ये हायर मतलब ये अपर है तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होंगे, लोअर भी दिखाएंगे अपर भी दिखाएंगे। बट जब हम लोग यहाँ पे लेड पे आते हैं, हमें अभी पता चला कि लेड में जो NS2 वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, बचा क्या NP2। मतलब यहाँ पे जो Pb+2 जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो रिड्यूसिंग पावर होता है +2 का वो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब +2 हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझा आपको। चलो एक्सप्रेशन दिखाते हैं और आपको समझाते हैं, समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ प्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +4 होता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन जेरिलियम SN एंड PB विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जहाँ पे यही बोल रहा है कि +2 जहाँ पे मोस्ट स्टेबल होगा, +2 इज मोस्ट स्टेबल फॉर PB मतलब लेड, हेंस इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, इसीलिए हम लोग PbO2 को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझा। चलो नाउ लास्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको एक चीज पहले बता दिया था कि अगर आपने एटॉमिक रेडियस पे कमांड कर दिया कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में और ग्रुप में कैसा होता तो आपको कहीं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा फ्लो मतलब राइट साइड का डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, मतलब हमारा लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस
और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो हमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पावरफुल है, वो न्यूक्लियस के रेंज में आ रहा है। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसका साइज छोटा है। वही बोला, एटॉमिक रेडियस छोटा है तो उससे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हमारा साइज छोटा है तो हमारा न्यूक्लियस के, देखो सब कुछ न्यूक्लियस का गेम है, न्यूक्लियस के पास जितना छोटा मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना कम डिस्टेंस होगा उतना उसका पावरफुल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कब करेगा, जब छोटा साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। चलो फिर ऐसे ही ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस, ये हमारा एटॉमिक रेडियस वाला है। एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो हमारा जो आयोनाइजेशन, ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। उससे क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हल्का सा भी एनर्जी दिया ना तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ऐसे ही हमारा जब हमारा एटॉमिक साइज बहुत बढ़ जाएगा तो हमारा न्यूक्लियस कोई इफेक्ट ही नहीं रह पाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ऐड करेंगे उसका एफिनिटी भी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप से बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इन एक्सट्रीम लेफ्ट इज अ पीरियड लिस्ट, वही बताया, अब आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑन द एक्सट्रीम राइट इज हाईएस्ट। नाउ मैक्सिमम अब रिएक्टिविटी की बात करें तो जो हमारा ये होता है मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी होता है, और ये भी हमारा मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, और ये जो होता है बीच वालों का, इनका होता है मिनिमम केमिकल रिएक्टिविटी। इनको बोलते हैं मेटल, इनको बोलते हैं नॉन मेटल, इनको बोलते हैं इनको मेटल बोलते हैं, यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, नाउ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैटायन मतलब कैटायन फॉर्म करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनायन होंगे। ठीक है, नाउ मेटालिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है, देखो हमें पता है कि इस साइड सब मेटल्स होते हैं, इस साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स कैरेक्टर हमेशा मेटल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, जो अच्छे से इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। हमें पता है कि जो एटॉमिक साइज है यहाँ पे धीरे 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 बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे साइड बहुत तेज इलेक्ट्रॉन लूज कर बहुत इजिली रिलीज कर देगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इस साइड सबसे ज्यादा होगा। तो वही बोल रहा है मेटालिक इंक्रीजेज, इस साइड से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइज वही है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी, यहाँ पे नॉन मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीज है इस साइड की। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज इस साइड से होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इस साइड से इंक्रीज होगा। चलो नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ अ पीरियड इजिली कंबाइन विथ ऑक्सीजन। अगर हमारा मेटल ऑक्साइड से मतलब हमारा इस साइड का, जो हमारा इस साइड वाले हैं सब, और ये हमारा ये मेटल होता है, ये सब मेटल होते हैं, और ये सब होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब क्या है, ये डी ऑर्बिटल वाले क्या है हमारे, ये सब भी हमारे साथ मेटल ही होते हैं। ठीक है, मेटल ही होते हैं, मैक्सिमम हमारा जो पीरियोडिक टेबल है मैक्सिमम मेटल ही है। ठीक है, अब देखो जो हमारा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या होगा, सिंपल सा पूछना चाहता है कि एसिडिक होगा बेसिक हो, तो हम बोलेंगे बेसिक। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा क्या फॉर्म करेगा, बेसिक। कैसे याद करोगे, जैसे आपको याद करना है। ठीक है, जैसे आपने Na क्या होता है, Na प्लस होता है, O2 माइनस होता है। ठीक है, आपने क्या किया, मेटल और ऑक्सीजन लिया तो आपका क्या होगा, Na2O। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको वाटर इसमें डाल दो, वाटर डालोगे तो आपको क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ठीक है, आपका NaOH क्या बना, बेस है ना, NaOH आपका बेस है, इसलिए इसको बोलते हैं Na2 को बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो ऐसे हम लोग नॉन मेटल लेंगे, नॉन मेटल में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक। एसिडिक और एम्फोटेरिक भी होता है, एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों नेचर दिखा है, एसिडिक और बेसिक दोनों का है, उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक। जैसे Al2O3 और ASO3, और भी बहुत सारे होते हैं, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नो CO जो CO NO NO2 होते हैं, ये सब के न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, मतलब ना एसिडिक होता है ना बेसिक होते हैं। तो फ्रेंड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता चला कि जो दोनों बिहेव करे एसिड और बेस, जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो इस हिसाब से आपका पीरियोडिक टेबल आज कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऑफर्स हमारा अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कुछ ही दिन में स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच।